हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था मोल कंसेप्ट यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला जो पार्ट था क्वेश्चंस का, वो मैंने अपडेट कर दिया था। यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, इसमें हर क्वेश्चंस को हमें करते जाना है ताकि मैं इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छी हो सके। सबसे पहले आप इसको करने से पहले एक बार थ्योरी को कर लो ढंग से, और उसके बाद मेरे साथ मैं हर क्वेश्चन का डिस्कशन कर देता हूँ। चलिए, आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 0.05 मिलीलीटर। देखिए, आपसे पूछा कि कितना मॉलिक्यूल्स होगा पानी का एक ड्रॉप ऑफ वाटर में जब उसकी वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो यानी हमको मोल्स निकालना होगा। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल निकालने का जो तरीका है आपका, वो आपने पढ़ रखा है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यानी कि ये जो वॉल्यूम दिया गया है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा? वेट में। तो वॉल्यूम और मास का रिलेशन किसके साथ होता है? डेंसिटी के साथ। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो अब यहाँ से मैंने निकाल लिया क्या? मास। कैसे? डेंसिटी तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो कुछ डाटा है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। वो क्या है कि डेंसिटी जो पानी की होती है वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें मास आ गया, हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट पानी का कितना होता है? 18 से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल? अब अगारो नंबर कितना आ गया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया। कुछ नहीं, बेसिक चीज़ से चलिए, क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है द क्लोराइड of a metal has formula MCl3, the formula of its phosphate। इसके फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा जब क्लोराइड का फार्मूला दिया गया है? तो यहाँ से देखिए, हमने क्या किया कि सबसे पहले क्लोराइड का जो फार्मूला दिया है वो क्या था? MCl3। इसका मतलब यहाँ पे मेटल की वैलेंसी कितनी है? 3। ये आपको समझना चाहिए। कैसे? यहाँ देखो, यहाँ एक्चुअल में क्लोरीन की वैलेंसी 1 रही होगी, यहाँ पे 1 रहा होगा, और यहाँ 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए होंगे तो इसका 1 हो गया, इसका 3 आ गया। फिर से देखिएगा, क्लोरीन कितना है? 3। यानी कि ये जो नंबर है ये किसका वैलेंसी रहा होगा? इस मेटल M का। तो हमको सबसे पहले मिल गया कि फार्मूला जो वैलेंसी ऑफ मेटल जो हो गया वो कितना? 3। तो अब हम सोचते हैं मेटल फॉस्फेट जो हमसे पूछा था। अब यहाँ सोचना, मेटल का वैलेंसी हमें कितना मिल गया? 3। PO4 फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है? 3-। तो किसी भी स्पीसीज पे जो चार्ज होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होते हैं, वही उसका क्या बताता है? वैलेंसी। यानी इसकी भी वैलेंसी मुझे मिल गई कितनी? 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो फार्मूला कुछ ऐसा होगा, M3PO4 का होल थ्राइस। अब इसका चूँकि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? MPO4। चूँकि ये भी 3 है तो ये भी 3 है, तो यानी इसका 1 ले लो तो ये भी 1 हो जाएगा। तो फार्मूला जब भी लिखते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अब गौर से देखिए, कहता है क्या कि मुझे पूछा था कि मेटल फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो हमको वैलेंसी पता करना था, और वैलेंसी को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा, आपको फार्मूला मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। कहता है ए कंपाउंड ऑफ अल्युमिनियम एंड क्लोरीन। अल्युमिनियम एंड क्लोरीन इज कंपोज्ड ऑफ 9 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम। यानी एक कंपाउंड है अल्युमिनियम और क्लोरीन का जिसमें 9 ग्राम कौन है? अल्युमिनियम। फॉर एवरी 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगर उसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन लेते हैं तो उस हर 35.5 के लिए 9 ग्राम एल्युमिनियम। तो पूछा आपसे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। देखो, ये सब क्वेश्चन जो है ये सब जनरल ट्रेंड्स के नहीं है, थोड़ा सा हट जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको इस तरह का प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, तो वहाँ पे जा कर के एट ए टाइम में आप सोचते सोचते आपका 20 सेकेंड 25 सेकेंड निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि विदिन 45 सेकेंड या विदिन 1 मिनट से पहले आपको बनाना है। तो इसका तरीका वही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो दिमाग आपका चलना स्टार्ट होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा, हमने बोला कि आपको अल्युमिनियम का मास दिया हुआ था, क्लोरीन का मास दिया हुआ था। तो एक काम करो, चूँकि उस कंपाउंड में मोल्स निकाल दो, यानी कि इस मोलर रेशियो में एक दूसरे का होगा। यानी मोलर रेशियो अल्युमिनियम और क्लोरीन का कितना आ गया? 1/3:1। इसका मतलब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? 1:3। देखो क्वेश्चन कितना ट्विस्ट लग रहा था कि इतना अल्युमिनियम है, इतना क्लोरीन है। तो अब पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले उसका मोल निकाल लिया, उसका मोलर रेशियो ले लिया, जिस रेशियो में आया वही उसका क्या हो गया? उसका एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए अब आगे आते हैं। कहता है ऑन एनालिसिस
ए सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन्स आयोडीन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड में क्या क्या है, आयोडीन है और ऑक्सीजन है। किस रेशियो में, 254:80 में है। द फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो उस फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। देखो यहाँ पे हमको रेशियो दिया गया है, तो जब रेशियो दिया गया है तो रेशियो किस टर्म्स में है, मास के टर्म्स में है। तो मास के टर्म में है तो हम उसे किस में निकाल लिए, मोल के टर्म। मोल कैसे निकालते हो, जब मास में दिया रहे तो मास को किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। तो मेरा आ गया उसका मोल, मोलर रेशियो कितना, 2:5 हो गया उसका फॉर्मूला I2O5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिपल स्टार कर रखा है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन में होता क्या है कि बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और थोड़ा सा चीज़ आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए। आप कैसे पढ़ें ये हमें नहीं पता, बट हम आपको जो कुछ ट्रिक्स बताएंगे अभी उसे आप ध्यान दीजिएगा। कहता है द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन 2 लीटर ऑफ मीथेन एट NTP। तो सबसे पहले देखिए हमको कहता है 2 लीटर मीथेन को जलाने के लिए NTP पे कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना आना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर से सुनिएगा मेरा बात, आपको ये चीज़ लिखने आना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप कैसे पढ़ें क्या पढ़ें वो सब दिमाग को साइड कीजिए, मैं आपको कुछ एक नया चीज़ सिखाता हूँ। देखो कैसे याद रखोगे, जितना भी कार्बन है उसे CO2 में ले जाओ और जितना हाइड्रोजन है उसे H2 में ले जाओ। बस करना क्या है, फिर सुनेंगे, जितना कार्बन है उसको किस में ले गए, CO2 में, और जितना हाइड्रोजन उसको किस में ले गए, H2 में। और जब इधर मेरा बैलेंस हो गया, जब एक तरफ मेरा बैलेंस हो गया तो उसके काउंटर बैलेंस हम यहाँ किसको कर लेंगे, ऑक्सीजन को। किसको कर लेंगे, ऑक्सीजन को। देखो कैसे, यहाँ CH4 में एक कार्बन है तो एक CO2, हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, 2H2। क्लियर है। अब यहाँ आप ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ आप ऑक्सीजन चेक कर लो। तो जब आप ऑक्सीजन चेक करोगे इस राइट हैंड साइड में, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2H2O2। क्लियर है, मेरा बैलेंस हो गया। फिर से देखो, एक कार्बन एक CO2, 4 हाइड्रोजन से 2H2 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ा, 2 और 2 4, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 2O2। क्लियर है कंसेप्ट, बस इतना ही सोचना था। अब यहाँ देखो क्या मिला, इसका 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 2 मोल। ठीक है, इसका मतलब मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N। कौन कहा था, अवोगाड्रो का प्रिंसिपल है, अवोगाड्रो लॉ है। तो कहता है कि जितना वॉल्यूम होगा उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका अगर 1 लीटर हम लेंगे तो इसका कितना चाहिए, 2। आपको क्वेश्चन में दिया गया इसका 2 लीटर, तो ये हमको कितना चाहिए, 4। हो गया NTP पे रिलेशन। क्लियर है। फिर से सुनिएगा, जो मोलर रेशियो है वही क्या होगा, वॉल्यूम रेशियो। इसका 2 दिया है तो ये 4 हो गया आंसर। बस आपको ये बैलेंस रिएक्शन लिखने आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये दिया गया है। क्लोरीन 35 का ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस दिया हुआ, क्लोरीन 37 का ये परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है। तो ये 35 हम इसका मास ले सकते हैं और इसका 37, जो यहाँ पे आपको तकरीबन वही अप्रॉक्स में है। तो कहता है कि इसका आपको निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। देखो हमने, या फिर इस तरह से इसका फार्मूला होता है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो जिसका भी, क्या करो, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज का समेशन ले लो। किसका, सारे आइसोटोप्स का, जितना भी उस एलिमेंट का आइसोटोप्स होगा उसके एटॉमिक मास और परसेंटेज का क्या ले लो, समेशन। ये सिंबल तो समझते हो, सिग्मा। और चूंकि यहाँ पे गौर से देखो परसेंटेज का कंसेप्ट है, तो टोटल कितना होगा, 100 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। फिर से सुनोगे इस फार्मूला को, गौर से देखो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज। क्लियर है, किसका, सारे आइसोटोप्स का हमने क्या ले लिया, सम। और चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज का सम कितना होगा, 100 से डिवाइड कर। इस फार्मूला को एक बार मगअप कीजिए, क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट आपको लग जाता है। चलिए अब हमने क्या किया, जितना जितना डाटा दिया था सारा डाटा को रख दिया यहाँ पे, आ गया 35.45 या 35.5 कह सकते हो आप। चलिए एक और क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपके NCERT में है। और यही सेम क्वेश्चन इस बार मतलब कहता ना कि मे बी इन ये आपको पूछा जा सकता है। तो
क्या है ये? आर्गन है, चूंकि आर्गन का एटॉमिक मास नहीं, क्या लेते हैं? मोलर मास। क्या लेते हैं? मोलर मास। देखो गौर से, आर्गन 36 है, आर्गन 38 है, आर्गन 40 है। यहाँ मोलर मास, ये चूंकि इनर्ट गैसेस है, ये मोलर मास लिया है, उसका रिलेटिव अबंडेंस दिया हुआ है, मतलब यहाँ परसेंटेज दिया गया है। फिर वही चीज़ें जो ऊपर में था, हमसे पूछा कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास बताओ। करना क्या है? देखो यहाँ हमने क्या किया, मोलर मास निकालने का तरीका सेम वही चीज़, वहाँ पे क्या था? एटॉमिक मास। अब हमने क्या लिया? मोलर मास इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। वही मतलब जो मेन थ्योरी है, लॉ है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बस हमने क्या किया, वहाँ जो ऊपर में एटॉमिक मास था उसकी जगह हमने क्या ले लिया? मोलर मास। मोलर मास इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 किसका? सारे के सारे आइसोटोप्स का। बस बैठा दिया और आ गया मेरा 39.94। देखो इसको ऐसे भी आप सोच सकते थे, जैसे ऑब्जेक्टिव है, तेजी में हमें बनाना है। गौर से देखो 99.6% है कौन? 39 मोलर मास है कितना? 39.96। तो गौर से देखो ये सब जो होगा थोड़ा बहुत घटाएगा, तो हम इसका मान सकते हैं कि इसका मोलर मास 39.9 के आसपास होगा। तो वो कैसे सोचा हमने? अरे 99% तो यही है ना जी, तो इसी के आसपास होगा। थोड़ा सा 39.96 से थोड़ा सा कम करो, देखो तो आंसर कितना है? 39.94। हम इसके आसपास भी ले सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग तभी लगेगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है स्पेसिफिक हीट किसी भी मेटल का 0.16 है, पूछा इट्स अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना होगा। तो गौर से देखना है, ये जो है ये फार्मूला चूँकि बहुत ज़्यादा प्रीवियस जो 10 ईयर्स जो पहले था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक मास में एक डायरेक्ट रिलेशन है, इज इक्वल टू 6.4। स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट इक्वल टू 6.4। तो देखो जो ये अब के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस फार्मूला को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कुछ पुराना चीज़ डायरेक्टली कहीं कहीं रिपीट कर देता है। हमें स्पेसिफिक हीट दिया हुआ था, एटॉमिक मास निकालना था, एक इक्वेशन एक अननोन आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 that could be produced when 1 mole of carbon is burned in 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहता है जब हम 1 मोल कार्बन को हम किस में बर्न किए? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमको निकालना है CO2 कितना बनेगा। देखो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन, आपको पहले डिसाइड करना होगा कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग कौन है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसे कैसे सोचेंगे? तो इसका सोचने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखो कि रिएक्टेंट मेरे पास कौन कौन है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे आपके पास है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो इस यहाँ जब आप देखोगे तो सबसे पहले देखो जब बैलेंस रिएक्शन इसका लिखोगे तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल आपका CO2 बना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको मोल और मास के बीच रिलेशन, तो हम मास में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गौर से देखो 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम और 1 मोल इसका 44 ग्राम। क्लियर है? सबसे पहले देखो बुक्स वगैरह में इसको बड़ा लंबा खींचता है, हम आपको एक तरीका बता देते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का तरीका होता है, रिएक्टेंट को एक दूसरे से कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करोगे? गौर से देखो, इसका 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 12। क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन दे रखा था, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन दे रखा था 16 ग्राम। हम थोड़ा ऊपर कर लें, ये 16 ग्राम दे रखा। फिर से देखिएगा, तो जो दिया है उसको आप पहले लोगे। तो हमने क्या देखा, इस बैलेंस रिएक्शन में हमें क्या मिला? 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कार्बन कितना चाहिए? 12। फिर से देखोगे 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 12। हमें दे रखा था कितना? 16। तो 16 के लिए कितना चाहिए? 6 ग्राम। 6 ग्राम मतलब कितना? हाफ मोल। लेकिन गौर से देखो कार्बन है मेरा कितना? कार्बन है 1 मोल, यानी 12 ग्राम दे रखा है। कार्बन कितना दे रखा है? 1 मोल। हमको चाहिए कितना? हाफ मोल, यानी कार्बन मेरा क्या है? ज़्यादा है, यानी कार्बन एक्सेस है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। फिर से सुनोगे, इस तरह का क्वेश्चन पे मैं जानबूझ करके मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। फिर से देखो, एक दूसरे को कंपेयर किया तो क्या दिखाई दिया? इसके 32 के लिए कितना चाहिए? 12,
तो इसके 16 के लिए कितना चाहिए, ये 6। क्लियर है। लेकिन मेरा कार्बन कितना दिया था, 1 मोल। कितना दिया था, 1 मोल, और हमको चाहिए कितना, हाफ, यानी कार्बन बचा रहेगा। जो बचा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस, और जो पूरी तरह से खत्म होता है वो कौन होता है, लिमिटिंग। यानी यहाँ मिल गया मेरा ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है सबको, ऑक्सीजन क्या मिल गया मेरा, लिमिटिंग। यानी नाउ ऑक्सीजन विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कहीं लिखना है तो आपको इसको लिखिएगा कि प्रोडक्ट हम हमेशा निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट मेरा डिसाइड करता है कि मेरा प्रोडक्ट कितना बनेगा। इस बात को एकदम स्टार मार करके कहीं लिखिए आप, बार बार मैं कह रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दोनों रिएक्टेंट में से वही डिसाइड करेगा जो मेरा लिमिटिंग होगा। चलो अब यहाँ देखो, हमको उस बैलेंस इक्वेशन में क्या था, 32 ग्राम ऑक्सीजन से कितना बन रहा था, 44 ग्राम। ये कहाँ से, बैलेंस इक्वेशन से। क्वेश्चन में कहा था कि 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया था, तो अब इससे ये कितना बनेगा, 22 ग्राम। हो गया मेरा आंसर। फिर से सुनो, चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट आया कौन, ऑक्सीजन, तो 32 से कितना बन रहा था, 44। तो ये मेरा 16 दिया गया था, तो 16 से कितना बनेगा, 22 ग्राम कौन, CO2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमें पूछता है, एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इफ नाइट्रोजन इतना दिया गया है रिएक्ट्स विथ 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भी अमाउंट दिया, नाइट्रोजन का भी दिया। ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको एक बैलेंस रिएक्शन लिखना है। उस बैलेंस रिएक्शन में इसका एक के लिए 3 मोल चाहिए, तो ये मेरा कितना बन रहा है, 2 मोल। ये कितना बन रहा है, 2 मोल। वो हमें दिखाई दिया। क्लियर है। तो हमें उससे, चूंकि क्वेश्चन में मास दे रखा है, तो मास के टर्म में ले लिए। इसका 28 ग्राम के लिए इसका कितना चाहिए, 6 ग्राम। तो क्वेश्चन में गौर से देखो, नाइट्रोजन में दे रखा है, हाइड्रोजन में दे रखा है, तो उसी को हम लोग को पहले कंपेयर करना है। तो क्या दिखाई दिया बैलेंस रिएक्शन में, थोड़ा अब इसको हम इनलार्ज करते हैं। यहाँ देखिएगा, 28 ग्राम के लिए हमको कितना चाहिए, 6 ग्राम कौन, हाइड्रोजन। तो हमको नाइट्रोजन दिया था 2⁻³ इसके लिए हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 0.4 × 10⁻³ कितना चाहिए हमको, 0.4 × 10⁻³ गौर से देखो। लेकिन मेरा हाइड्रोजन था कितना, 10⁻³ यहाँ यूज कितना हुआ, कम यूज हुआ। ये क्या यूज हुआ, कम। क्यों, अरे 0.4 ही ना यूज हुआ 10⁻³ का, जबकि मेरे पास है कितना, 10⁻³ यानी 1 × 10⁻³। कम ही यूज हुआ, यानी बचा रहेगा कौन, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो मेरा लिमिटिंग कौन हो गया, नाइट्रोजन। फिर से गौर से सुनो, एकदम गौर से सुनना। हमने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन को देखा, जिस फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन में डाटा था उस फॉर्मेट में ले लिया। चूंकि मास में था, मास में ले लिया। क्या दिखाई दिया, दोनों रिएक्टेंट को एक दूसरे से कंपेयर करो। 28 के लिए मेरा कितना चाहिए, 6, तो इतना ग्राम के लिए कितना चाहिए, 0.4 × 10⁻³। इसका मतलब हुआ कि मेरा हाइड्रोजन का जो रिक्वायरमेंट है वो है इतना, 0.4 × 10⁻³ और गिवन है कितना, 10⁻³। इसका मतलब जब रिएक्शन रुक जाएगा उस समय भी वहाँ हाइड्रोजन होगा। यानी हाइड्रोजन कैसा है, एक्सेस। लिमिटिंग कौन है, नाइट्रोजन। दैट मीन्स नाइट्रोजन विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया, उस बैलेंस इक्वेशन में क्या था, 28 ग्राम N2 से बन रहा था 34 ग्राम ऑफ NH3। तो मेरा जो क्वेश्चन में दिया था डाटा कि इतना ग्राम नाइट्रोजन दिया, उससे कितना बनेगा, अब पुट करके निकाल दिए। क्लियर है क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ एक टाइट्रेशन के क्वेश्चन पे। कहता है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इज 0.4। देखो एक बात आप लोग को बता दूं, ये जो इंटर कोरिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, इससे आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल से क्या किया गया है कि एक कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उसको कोरिलेट करेगा दूसरे से। तो थ्योरी में ये आपको आज से नहीं, ये बहुत दिनों से पहले से, बट अब क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हमको मोलालिटी निकालना है, और क्या दिया हुआ है हमको, मोल फ्रैक्शन। समझोगे, इसको हमने थोड़ा सा डिटेल्स में सॉल्व किया होगा। तो मोलालिटी अगर m मोल्स पर लीटर है, तो एक बात बताओ, किसी का यूनिट अगर मोल्स पर लीटर, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला बताता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलालिटी में, और नीचे वाला क्या बताता है, मोलालिटी है मोल्स पर kg होगा। सॉरी यहाँ लीटर नहीं होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, मोलालिटी है सॉरी, तो मोल्स पर kg। नीचे वाला होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फिर से सुनो,
मोलालिटी में ऊपर में होता है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हुआ वो कितना हो गया, एम मोल्स। कौन से देखना, एम मोल्स। और नीचे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है एम के तो हम इसको लिख सकते हैं m/1। तो ऊपर वाला बता दिया वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वाला क्या बताएगा, सॉरी ऊपर वाला बताया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला बता दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में, यहाँ केजी होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, मोलालिटी का यूनिट क्या बोला मैंने, मोल्स पर केजी, यानी ऊपर वाला m क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे वाला एक क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। तो गौर से देखो, एक्वस की बात किया था यानी पानी था। तो एक काम करो, जब इसका वेट मिल गया तो इसका भी मोल निकाल लो, दोनों का मोल आ गया। अब जब मोल आ गया तो हम मोल फ्रैक्शन निकालने जानते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मैंने सारा डाटा पुट कर दिया, यहाँ से m बराबर आ गया मेरा कितना, 2.31। देखिए है क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको ये जो चीज़ है, ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट, इसको आपको समझना है। सॉरी, कहाँ चला गया, ये तो कर लिए हैं, इस पे यस। गौर से देखेंगे, मैंने ये जो बोला, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसे गौर से देखिए, फिर से देखिए। मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल्स पर केजी। इसको हम लिख सकते हैं m/1, यानी m क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एक क्या बताएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इतना चीज़ सोचना है। वेट मिल गया, मोल निकाल दिए सॉल्वेंट का। अब सॉल्यूट का भी मोल पता है, सॉल्वेंट का भी मोल पता है, नीचे में टोटल होता है और ऊपर में सॉल्यूट जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, पुट किया, निकाल दिया। बस ये चीज़ थ्योरेटिकल चीज़ जो है इसको क्लियर रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। गौर से देखो, ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, H3PO4 क्या है, एक तरह का एसिड है। एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या कहलाता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय द एसिड। अब एक बात बताओ, H+ आयन जो निकल गया, जो रिएक्शन में निकल के किससे रिएक्ट किया होगा, बेस से। एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, ये एसिड है। गौर से देखो, जब साल्ट बनाया, यहाँ देखना, जब साल्ट बनाया तो कितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2। यहाँ कितना था, 3। 3 में से 2 बचा हुआ, यानी कितना निकला, 1। फिर से सुनोगे बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, यही लोग गड़बड़ा जाता है। फिर से देखो, सबसे पहले चेक करो एसिड में कितना है, उसके बाद देखो साल्ट में कितना। साल्ट में कितना है, 2। एसिड में कितना है, 3। 3 से जब हम 2 में गए, कितने का बदलाव हुआ, 1 का बदलाव हुआ, यानी वैलेंसी फैक्टर है कितना, 1। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी कितना आ गया मेरा, 98। लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो। जो एसिड है और जो साल्ट है वहाँ जाओ, जिसका निकालना है उसको पहले चेक करो। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2। यानी निकला कितना, 1। फिर से समझो, निकला कितना, 1 निकला। तो वही जितना नंबर ऑफ H+ आयन देता है वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। आ गया मेरा 98। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। कहता है द मास ऑफ कार्बन एनोड consumed in production of 270 kg of aluminum from bauxite by Hall's process। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, कहा द मास ऑफ कार्बन एनोड जो कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा किसके प्रोडक्शन में, 270 kg ऑफ एल्युमिनियम, जो हम आपको पढ़ाएंगे हॉल्स प्रोसेस इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम। तो वहाँ पे अब देखिएगा कि कैसे एनोड कंज्यूम हो जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। वो बाद की बात, यहाँ करना क्या है, स्टीचियोमेट्री में आपको बैलेंस रिएक्शन याद रखना है। तो वो ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हैं मेटलर्जी तो आपसे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। बस हमको इतना पता चला कि एल्युमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, कहाँ से, बॉक्साइट। बस बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, Al2O3, ठीक है। इसको हम कार्बन से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। कार्बन एनोड से कहता है, रिएक्ट कर रहा है। कार्बन क्या करेगा, यहाँ से सारा ऑक्सीजन निकालेगा। तो ऑक्सीजन निकाल के बताओ, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 3, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन है। तो एक बात बताओ, यहाँ हम कितना O2 के फॉर्म में, कितना CO2 लिख सकते हैं।
अगर 3 हम CO2 लिख देंगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया 6 ऑक्सीजन के लिए यहाँ कितना करना होगा 2, तो कार्बन कितना हो जाएगा 3। बस आप एक बार बैलेंस रिएक्शन लिखना सीखो। फिर से देखो ये सब हीट एंड ट्रायल मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड है। फिर से देखो कार्बन कितना, कार्बन से हमको इसको रिएक्ट कराना था, यहाँ ऑक्सीजन है कितना 3, तो 3 CO2 तो कम से कम निकलेगा। तो अगर 3 CO2 निकला तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, देखो तो 6 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 3 CO2 निकला तो 3 कार्बन हो गया। बस इतना ही सोचना था, काम खत्म मेरा। कैसे, 2 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए 3 मोल, 2 मोल का मास निकालो, 2 इंटू कितना हो गया 102, और यहाँ पे इसका 3 मोल यानी कि 3 इंटू 12, और यहाँ पे 4 मोल यानी 4 इंटू 27। इसका मतलब क्या हुआ, गौर से देखो, इसका 108 ग्राम अगर हमको बनाएंगे तो हमको कार्बन कितना चाहिए 36 ग्राम, तो केजी में ले लो, चूँकि आंसर आपका केजी में दिया है, डाटा भी केजी में दिया, तो इसका अगर हम 108 केजी बनाएंगे तो ये हमको 36 केजी चाहिए ये कार्बन। फिर से देखो ये हम अगर 108 केजी बनाएंगे तो ये कितना चाहिए 36, वो तो हम निकाल लिए थे बैलेंस इक्वेशन से। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका हम 270 केजी बना रहे हैं तो ये कितना चाहिए, हो गया 90 केजी। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोलालिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी इतना है। तो मोलर ये क्या दिया, मोलारिटी हमको निकालना है, मोलालिटी, और ये क्या दिया है डेंसिटी। ये बहुत नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा, मोलारिटी आपको दिया है, निकालना है हमको मोलालिटी, और क्या दिया गया है डेंसिटी हमको गिवन है। अब एक बात आप हमको सोच के बताओ, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है मोल्स पर केजी, और मोलारिटी का क्या होता है मोल्स पर लीटर। बस यही सोचना है, बस इतना ही सोचना है, आपको बन जाएगा। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हमको, मोलारिटी दिया हुआ था 2 मोलर यानी मोल्स पर लीटर। हमने जैसे आपको पीछे सिखाया था, यानी ये 2 क्या हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। और ये लीटर किसका, कुछ नहीं दिया तो 1 लिख सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर। ठीक है। डेंसिटी बराबर मास ऑफ वॉल्यूम, तो हम यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए, जो भी आया डेंसिटी से गुना करके, क्योंकि हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया था, डेंसिटी पता था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। अब एक बात बताओ, मोलालिटी में क्या चाहिए मोल्स पर केजी। केजी किसका, सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट का हमको मास चाहिए। यहाँ देखो सॉल्यूशन में हमको सॉल्यूशन का जब मास मिल गया 1020, मेरा सॉल्यूट है कौन एसिटिक एसिड, कितना मोल 2 मोल, तो सॉल्यूट का 2 मोल का मास कितना होता है 120, इसको इसमें से घटा दो तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 900 ग्राम। ये चीज़ समझ में आया। चलो फिर से बताओ, अगर मान लो मेरा चीनी पानी का घोल का वजन है 1020, हमको केवल पानी का वजन निकालना है, तो चीनी तो हटाना होगा ना जी। तो चीनी यहाँ पे एक्चुअल में मतलब वो जो सॉल्यूट का फॉर्म है कौन मेरा एसिटिक एसिड, कितना मोल है 2 मोल। तो जब 2 मोल मेरा सॉल्यूट है तो उसको जब मैंने वहाँ से हटाया तो यानी 120 हटा दिया, कितना आ गया 900 ग्राम कौन सॉल्वेंट। इस चीज़ को काइंडली आप लोग को एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको 2 बार आप लिखो कॉपी में, काइंडली 2 बार आप लिखो, नहीं तो इस चीज़ को वहाँ पे नहीं कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब IIT स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है जो बहुत पहले पूछे हैं और अभी के समय में ये सब रिपीटेशन में खूब पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। अब क्या था, मोलालिटी मुझे निकालना था, यानी मोल्स पर केजी। तो मोल किसका सॉल्यूट का, केजी किसका सॉल्वेंट का। मोल आ गया था 2, केजी नहीं ग्राम में आया था, 900 ग्राम 1000 से डिवाइड कर दिया, आ गया 2.2 मोल्स पर केजी। चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहता है द मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 93% H2SO4 हैविंग डेंसिटी इतना, यानी डेंसिटी दिया हुआ है, मोलालिटी निकालना है और हमको इसका जो कंसंट्रेशन टर्म दिया है वो दिया है किसमें परसेंटेज बाय वेट में, यानी वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दिया है, वेट बाय वॉल्यूम में दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा, सॉल्यूशन दिया है 1 लीटर, कहा है डेंसिटी दिया है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, क्या निकाल लो, सबसे पहला मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 1 लीटर का, यहाँ ग्राम में था तो यानी कि इसको मिलीलीटर में ले लिए, 1840 ग्राम आ गया। कहता है इसमें 93% सॉल्यूट है, यानी कि 930 ग्राम कौन है सॉल्यूट। ठीक है, तो अब जब सॉल्यूट आ गया तो नीचे कौन निकाले, उसको घटा दिए, उसमें आ गया सॉल्वेंट।
फिर से देखना, 1 लीटर सॉल्यूशन दिया था, उसका डेंसिटी दिया था, तो हमने क्या निकाल लिया, मास। कहा था वो 93% वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि उसमें 930 ग्राम कौन होगा, 1 लीटर का 93% कितना होगा जी, 930 ग्राम। तो 930 ग्राम जब सॉल्यूट हो गया तो सॉल्वेंट कितना आएगा, उसमें से घटा दिए, मास में से घटा दिए, आ गया। अब कहता है कि सारा चीज़ मेरे पास मिल गया, मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल्स पर केजी। मोल किसका, सॉल्यूट का, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आ गया मोल, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 1000 डिवाइड किए कितना आ गया 10.43। इतना मोलल कहो या मोल्स पर केजी कहो, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है, अब 6.3 क्या दे रखा है, मास दे रखा है कि क्या है, यहाँ ग्राम होना चाहिए था, ये ग्राम छूट गया है, सॉरी, उसको ठीक कर लीजिएगा। ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O जुड़ा हुआ है, इज मेड अप टू 250 मिलीलीटर, मतलब इतने को हम लोग डाइल्यूट करके कितना बना दिया, 250 मिलीलीटर तक सॉल्यूशन को ले गए। कहता है दी वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम चाहिए 0.1 नॉर्मल NaOH का ताकि वो न्यूट्रलाइज कर सके 10 मिलीलीटर इस सॉल्यूशन को। एक बात बताओ, टाइट्रेशन के लिए याद रखिएगा, कोई भी दो चीज़ जब रिएक्ट करता है तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर। वो बाद की बात, पहले इसको सोचो। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला H2C2O4, डाइहाइड्रेट कहा था नहीं 2H2, इसका मोलर मास निकाल लो, कितना आएगा 126। इक्विवेलेंट वेट कितना निकाल लिया 63, ठीक है। जब हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, वहाँ हमको वेट दिया हुआ था, तो एक बात कहाँ चला गया, सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया है, हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको वहीं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखो, तो इसको करोगे क्या, सबसे यहाँ पे हमें पता है कि टाइट्रेशन जब भी होगा तो टाइट्रेशन होने के लिए क्या चाहिए कि शुरुआत का जितना भी कंसंट्रेशन है, यानी कि यहाँ पे गौर से देखो, शुरुआत का सबसे पहले आप नॉर्मलिटी निकालो, तो शुरुआत का आप नॉर्मलिटी निकालोगे तो कैसे निकालेगा, वेट इन ग्राम यानी 6.3 डिवाइडेड बाय 63, ये हो गया। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मैंने यहाँ निकाल लिया था। अब कहता है, ये कहता है कितना 250 मिलीलीटर है, ठीक है। ऊपर में कितना चला जाएगा 1000, ये इससे 4 बार में कटा, ये इससे 10 बार में कटा, यानी 0.4 नॉर्मलिटी आ गया किसका, इस ऑक्सैलिक एसिड का। कौन से देखना, जब भी कोई चीज़ रिएक्शन में भाग लेता है तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं N1V1 इन लीटर बराबर क्या, N2V2 इन लीटर, ये क्लियर कर सकते हो। अब बोलो, शुरुआत का भी नॉर्मलिटी कितना आया था 0.4, उसका कितना लिए थे हम 10 मिलीलीटर, तो 10 × 10⁻³ बराबर। फाइनल में हमको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ, इसका डाटा कितना दे रखा था, शायद 0.1 है, जो भी है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। 0.1 नॉर्मल है, वॉल्यूम हमें लीटर में आएगा, उसको मिलीलीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। गौर से देखो, ये इसे कितने बार में कटा, 4 से कितना हो गया 40, 40 × 10⁻³ लीटर, यानी 40 मिलीलीटर हो गया आंसर। तो करना क्या होता है, टाइट्रेशन के लिए आप एक चीज़ नियम लगाओगे, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए का पहला का होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका होगा, बी का। जब भी कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, बराबर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का जो एक तरीका है वो क्या है, N1V1 बराबर N2V2, ये चीज़ क्लियर है। अगर वॉल्यूम और नॉर्मलिटी के टर्म में है तो मैंने क्या किया, शुरुआत में क्या किया कि शुरुआत वाला जो मेरा दिया हुआ था यहाँ पे वेट, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल करके वॉल्यूम दिया हुआ तो वहाँ से क्या निकाल लिया, नॉर्मलिटी। तो पहला का N1 मैंने निकाल लिया, V1 दिया हुआ है कितना 10 मिलीलीटर, और बाद का आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ है, अब V2 निकालना है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस
थोड़ा सा ढंग से समझना था, आपका आराम से बन जाता। तो काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बनाइएगा जिस तरह से मैंने आपको हिंट दे दिया, काइंडली बनाइएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लगता है लिखते वक्त मेरा लगता है छूट गया होगा, कोई बात नहीं, तो मैंने आपको उतना तो समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 10 ग्राम ऑफ H2 and 64 ग्राम ऑफ O2 were filled in a steel vessel and exploded. The amount of water produced in this reaction, कहता है कि जब इतना H2 और 64 ग्राम ऑफ O2 को मैंने रिएक्ट कराया है तो कितना पानी बनेगा। फिर से ये आ गया क्वेश्चन किसका, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। चलो सबसे पहले H2O बनने का एक बैलेंस रिएक्शन लिखो। क्या दिखाई दिया, इसका 2 मोल से ये कितना चाहिए, 1 मोल, ये कितना बन रहा है 2 मोल, यानी 4 ग्राम से ये कितना चाहिए 32 ग्राम। हमको कितना दे रखा है हाइड्रोजन 10, तो गौर से देखो 4 के लिए अगर हमको 32 चाहिए तो 10 के लिए कितना चाहिए 80, क्लियर है। लेकिन O2 है कितना 64, यानी O2 कम है, यानी O2 क्या हो गया मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी O2 विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन, H2O। O2 डिसाइड करेगा कि H2O कितना बनेगा। तो O2 मेरा कितना दिया था 32 से, कहता है कि 36, ये बैलेंस रिएक्शन में लिखे थे ना जी, 32 से कितना बन रहा था 36, तो 64 से कितना बनेगा 72, यानी कितना मोल 4 मोल। देखो क्वेश्चन आपको डराने के लिए डाटा बड़ा अजीब अजीब देगा, तो डरिएगा नहीं, एक आध दो बार इस ढंग से अगर बना जाइए। और मैं जितना क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, थ्योरी करो, इतना क्वेश्चन करो और क्वेश्चन बैंक करो। मेरा अपना विश्वास है कि मैं नीट वाले को पहले बता दूं कि आप 45 में से कम आप 40 प्लस बना के आओगे, ये मेरा अपना विश्वास है। अगर केमिस्ट्री पे आपको कमांड है तो मेरे साथ इतना करो। और दूसरा चीज़, जो लोग जेई वाले हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 25 में से 25 बनाओ करो, लेकिन वो जो 20 है उधर जो 20 है, 5 जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं उसको छोड़ो, अभी जो 20 है 20 में से कम 18 आपके बनने चाहिए, जैसा मेरा अपना विश्वास कहता है। देखो थोड़ा सा अपने आप में भी कॉन्फिडेंस लाओ और थोड़ा काम करो, ये नहीं कि लॉकडाउन है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कल क्या होगा किसने देखा है। बट अरे आज जो है उसको देखो ना, कल छोड़ो, कल की बात कल पे छोड़ो, आज की काम करो। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली समय को यूटिलाइज़ किए, ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अरे 2-3 महीना एक्सटेंशन, सोचो ना एग्ज़ाम का जब 10 दिन बचा रहता है तो लोगों को लगता है कि 10 दिन और मिल जाए, 10 दिन और मिल जाए। अरे आपको तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं, कहाँ आपके मई में ख़त्म होने वाले थे वो अब जुलाई चले गए, तो बहुत बड़ा चीज़ है। और ऊपर वाला ना करे कि और भी एक्सटेंशन हो। चलिए कोई बात नहीं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg, 1 kg अगर मास लेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का मोल होगा। एक बात बताओ, किताब में कैसे बना रहता है वो सब छोड़ो, ये सब बहुत पुराना IIT का क्वेश्चन है। और देखो जो IIT में बहुत पहले जो पूछ दिया ना, उसको डायरेक्टली अब रिपीटेशन में मारा है, पता नहीं हम जो फील करते हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार रिपीट मार रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, जैसे मान लो 1 का दाम पता है तो 1 दर्जन के लिए क्या करते थे, तो 12 से गुना करते थे। फिर सुनोगे, दर्जन के लिए 12 से गुना करते थे, तो मोल के लिए क्या करो, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए, 1 मोल का मास आ गया, ठीक है। हमसे पूछा कि 1 मोल का मास अब इतना हो गया, तो पूछा 1 kg में कितना मोल होगा, तो ऑफकोर्स ये आ गया kg पर मोल, ये kg में दिया है, इसको डिवाइड कर दिए, जिस टर्म में था उस टर्म में आ गया आंसर। देखो मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ, काइंडली कॉपी में अगर आपको नहीं होता है एक बार कहता है ना रिवाइंड करके वापस जाओ, फिर से सुनो वीडियोस को। और काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो ताकि मैक्सिमम को बेनिफिट हो सके। और हम ये नहीं कहते कि हम ये जो चैनल बनाए हैं केवल लॉकडाउन के कारण हमें बनाना पड़ा, नहीं तो हमें पहले इस समय इंटरेस्ट नहीं रहता था, बस अपना कहते हैं ना बोर्ड एंड चॉक जो कंसेप्ट है वो बस उतने ही पे रहते थे। खैर कोई बात नहीं, कहता है ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वही चीज़ है, हम लोग को भी ये सब चीज़ सिखा दिया। ऑनलाइन टीचिंग में बहुत कुछ सीखे हैं, हो सकता है समय के साथ और भी कुछ सीखेंगे, तो इसके लिए भी थैंक यू। और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए, और ख़ासकर उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो लोग खासकर कोटा वगैरह बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता चले कि वो जो लोग जो उतना पैसा जो फेंकते हैं, काइंडली मत फेंकिए वो पैसा। अगर अभी आपके रहेगा तो अभी जो ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है, भविष्य में पता नहीं और कितने चीज़ देखने को मिलेंगे, तो बहुत काम आएंगे, ठीक है।
चलिए, ओके, थैंक यू।